हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ट्यूटर रंजीत सिंह। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एसएसटी। और एसएसटी में हम क्लास 7th का जो प्रथम चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, इसका अध्ययन करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन आई जस्ट वांटेड टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस लेसन। दिस लेसन टेल्स अस कि हिस्ट्री क्या है, पास्ट क्या होता है, पास्ट को हम कैसे जान सकते हैं और पास्ट को जानने के क्या क्या हमारे पास सोर्सेज है, इन सब बातों का हम अध्ययन करेंगे। और सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। हाउ वी कम टू नो अबाउट थिंग्स हैपन सो मैनी ईयर्स अगो। जो बातें बहुत पहले हो चुकी है उन बातों को, उन घटनाओं को हम कैसे जान सकते हैं। हाउ लॉन्ग वी कैन रिटेन द इंसिडेंट्स हैपन टुडे। आज जो घटनाएं होती है उनको हम कितने समय तक रिटेन कर सकते हैं, हमारी रिटेनिंग पावर क्या है। हमने कल क्या खाया था वो हम बता सकते हैं, लेकिन हमने 10 दिन पहले क्या ब्रेकफास्ट में क्या किया था, लंच में क्या किया था, डिनर में क्या किया था, हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ मेमोरी ऑफ ह्यूमन बीइंग। कि इंसान कितना याद रख सकता है वो हमारी लिमिटेशंस है। तो उस चीज़ को, जो पहले जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उनका हमें पता कैसे चलेगा कि वो पहले कैसे हुई। तो उन चीज़ों के बारे में ही आज हम अध्ययन करेंगे। सो फॉर 5 days दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंसिडेंट बट नॉट फॉर सो लॉन्ग। कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हम 5-10 दिन के लिए याद रख सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक हम उनको याद नहीं रख सकते हैं। What can we know about the past? हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। तो so many things we can find out, like what people ate, वो क्या पहनते थे, कैसे घरों में वो रहते थे, and their lives, like उनकी ज़िंदगियाँ कैसी थी एज ए हंटर, हर्डर वो होते हैं जो चरवाहे होते हैं, फार्मर्स एंड किंग्स एंड क्वींस, वो लोग कैसे रहते थे। इन चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। जैसे आज आप देखते हैं कि बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, बहुत बड़े बड़े घर हैं। तो जो पुराना टाइम है, एंशिएंट टाइम में लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो वो जो पहले इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ऐसे घर तो पहले थे नहीं, तो लोग कैसे घरों में रहते थे। उनके छोटे छोटे मकान होते थे, कुछ पक्के होते थे, फिर पक्के मकान शुरू हुए, तो वो कैसे घरों में रहते थे, उनके बड़े जो भवन थे वो कैसे थे, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। वी कैन फाइंड ऑल दीज थिंग्स नियर रिवर बैंक्स। सो व्हाट वी नीड टू सर्वाइव। हमें जो पुराने टाइम में जो लोग, जैसे ही हमारी सभ्यताएं शुरू हुई है, इंसान आया है, उसके बाद में उसने कैसे रहना शुरू किया। तो उसको सबसे पहले आदमी को ज़िंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। शेल्टर, यानी रहने के लिए कोई जगह जो सेफ़ हो, उनको बारिश, तूफ़ान, फ्लड, इन चीज़ों से बचाए। वाटर, पानी हो पीने के लिए, और खाने के लिए फूड हो। जो ये तीनों चीज़ें जहाँ पर मिल गई, वहीं पर इन लोगों ने अपना रहना शुरू कर दिया। तो इनमें सबसे बेस्ट जो ये 3 चीज़ें मिल सकती है, वो बेस्ट जगह होती है रिवर बैंक्स। तो सबसे पहले इन्होंने रिवर बैंक में रहना शुरू किया। वी कैन फाइंड ऑल दीज थिंग्स नियर रिवर बैंक्स। सो पीपल ऑफ एंशिएंट टाइम्स स्टार्टेड लिविंग नियर रिवर बैंक्स। सम एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रिवर बैंक्स थे जिसमें पुराने टाइम में लोग रहा करते थे। तो नर्मदा रिवर इन सदर्न इंडिया, हमारे जो भारत में राजस्थान के नीचे और मध्य प्रदेश में होके निकलती है नर्मदा रिवर। वो मध्य प्रदेश से बाद में इसमें गिर जाती है, अपने कैम्बे में, खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये नर्मदा रिवर है, उसके किनारे पर भी लोग रहते थे। और सुलेमान एंड किर्थर हिल्स, ये जो सुलेमान एंड किर्थर हिल्स है, ये हमारे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया है, यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत, जो कि अफ़गानिस्तान है, उसमें ये पहाड़ियाँ थी, वहाँ पर भी लोग रहना शुरू कर दिया था। और जो
वेयर पीपल फर्स्ट डेमोस्टिकेटेड एनिमल्स एंड स्टार्टेड फार्मिंग। और इस जगह की क्या खासियत है कि वहाँ पर मेहरगढ़ नाम की एक जगह थी जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले पशुओं को पालतू बनाया और वहाँ पर खेती शुरू की। सबसे पहले चावल की खेती के साक्ष्य वहीं से मिले। दे ग्रू व्हीट एंड बार्ली 8,000 ईयर्स बैक। तो उन्होंने क्या है, वहाँ पर जो खेती की शुरुआत की थी उस खेती में जो फसलें थी वो थी गेहूँ और जो कि 8,000 वर्ष पहले शुरू कर दी थी उन्होंने। फिर अब अपने इंडिया में गारो हिल्स करके है जो मेघालय में, वहाँ पर भी इन पुराने टाइम में लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। सम इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑन देयर बैंक्स पीपल स्टार्टेड सेटलिंग डाउन। तो कौन कौन सी नदियाँ थी जिनके बैंक्स पे इन्होंने रहना शुरू किया था? तो उसमें आती है सबसे पहले इंडस रिवर। इंडस रिवर जो है हिमालय पर्वत से निकलती है और अपने JNK से बहती हुई फिर पाकिस्तान में चली जाती है और फिर पाकिस्तान के कराची शहर में अपना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस रिवर के किनारों पर भी पुरानी सभ्यताएं बसी है, लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू किया था। तो अबाउट 4,700 ईयर्स अगो हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड देयर। एक हड़प्पा नाम की सभ्यता है जो वहाँ पर फ्लोरिश हुई थी 4,700 ईयर्स अगो। सम सिटीज़ वर एग्जिस्टेड ऑन द बैंक्स ऑफ सिंधु रिवर लाइक मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो नाम की एक बहुत बड़ी सिटी थी जो इस सिंधु रिवर के किनारे पर बसी थी। देन सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा रिवर इन नर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग महाजनपदा इरा। तो हड़प्पा सभ्यता जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद में हमारी वैदिक सभ्यता होती है और उसके वैदिक सभ्यता के अंत के दौरान अपना जो नॉर्दर्न प्लेन्स था, उत्तरी मैदान, वहाँ पर जो गंगा नदी है उसके किनारे पर ये सेटल होना शुरू हो गए थे। व्हाट इज़ ट्रिब्यूटरी? अब हमने एक शब्द पढ़ा है कि गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो ये ट्रिब्यूटरी जो होती है ये स्मॉलर रिवर होती है दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर। जैसे यमुना है वो गंगा से छोटी है और यमुना, आपने संगम नाम सुना होगा जो इलाहाबाद में, वहाँ पर यमुना आकर के मिल जाती है गंगा में, तो फिर वो गंगा ही कहलाती है। तो जो छोटी नदी बड़ी नदी में मिलती है उस छोटी नदी को ही हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं, यानी उस बड़ी नदी की सहायक नदी होती है वही ट्रिब्यूटरी होती है। मगधा। अब हमारे चैप्टर में एक वर्ड आता है मगध। तो ये जो मगध है ये एरिया ऑफ द साउथ ऑफ द रिवर गंगा अलोंग द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर दैट इज सोन। इट वॉज अ पावरफुल किंगडम ऑफ इट्स टाइम। तो जो गंगा नदी के दक्षिण में जो क्षेत्र था उसको मगध कहते हैं और इसके थ्रू होकर के जो नदी बहती थी वो सोन नदी थी। तो वो जो क्षेत्र है उसको मगध कहते थे। और मगध पुराने टाइम के सबसे पहला राज्य था जिसने बहुत बड़े कई अन्य राज्यों को जीत कर अपने में मिला लिया था। और लास्ट में जो आपने मौर्य सम्राट अशोक के बारे में सुनते हैं, उनका जो कैपिटल थी मगध की पाटलिपुत्र थी, वहीं से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे शासन किया था। तो मगध एक बहुत बड़ा राज्य था जो धीरे धीरे साम्राज्य का रूप ले लिया था। वाई डिड पीपल ट्रेवल? अब हमारे जो बात आती है कि लोग ट्रेवल क्यों करते हैं, यानी जहाँ पर ये नदी के किनारे बस गए तो नदी के किनारे तक ही क्यों नहीं रहे, ये पहाड़ों में या फिर राजस्थान में भी चले गए और सब जगह कैसे चले गए? तो इसका एक कारण है कि नदियों में बाढ़ आने लग गई। तो बाढ़ आने से लोगों ने क्या किया कि जब वहाँ पर फ्लड आ गया तो फ्लड से बचने के लिए या नेचुरल डिजास्टर्स जो भी हुए, किसी एरिया में कहीं पर अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, यानी कुछ खाने के लिए, कमाने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे कि कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई है, फ्लड आ गया, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो इस कारण भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। दो ट्रेवलिंग थ्रू हिल्स, सी एंड डेजर्ट्स वाज वेरी डिफ़िकल्ट। ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे उस टाइम में ये तो है नहीं कि प्लेन थे, बहुत बड़े हाईवे बने हुए थे जिसमें गाड़ियाँ चलती थी, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे, बहुत मुश्किल था, रास्ते नहीं थे, फिर भी ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे।
तो और उसमें मर्चेंट्स होते थे, ट्रेवल्ड विथ करावंस। तो मर्चेंट्स जो होते हैं, कैरावंस क्या होते हैं? कैरावंस ये होते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। उनके पास गाड़ियाँ, मतलब बैलगाड़ियाँ होती थी, उनके खाने पीने का सामान होता था, और वो बहुत कीमती सामान भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे। तो ये इतनी संख्या में एक साथ इसलिए चलते थे ताकि उनको कोई लूट ना सके। इसको कैरावंस कहते थे। जो बहुत अमीर व्यापारी होते थे, ये कैरावंस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर बिजनेस, लाइवलीहुड, अर्निंग, एस्केपिंग नेचुरल डिजास्टर्स एंड फॉर एडवेंचर कोज्ड शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड नॉलेज। जो लोग एक दूसरे इन्हीं कारणों से जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए, उन्होंने क्या किया, जो आदमी मान लो अरब से हमारे हिंदुस्तान में आ रहा है, उसने अरब के जो ट्रेडिशंस है, उनके जो वैज्ञानिक आविष्कार है, उनको इंडिया में आके लोगों को बताया। तो लोगों को क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ मिले। लोगों ने मतलब जो प्रगति होती है वो एक दूसरे के आइडियाज़ लेकर के आगे बढ़े। नेम्स ऑफ द लैंड। अब हमारे जो भारत है, इसके लैंड के नेम्स होते हैं। जैसे हमारे भारत के दो नाम इंडिया के, इंडिया एंड भारत। तो इंडिया, एरिया टू द ईस्ट ऑफ द रिवर इंडस, जिसको इंडोस भी कहते थे, उसके जो इंडस नदी है उसके पूर्व में जो एरिया है, जैसे इंडस नदी के पश्चिम में तो पाकिस्तान है आज के दिन, तो उसके पूर्व में जो एरिया था उसको हम इंडिया या भारत कहते थे। ग्रीक पीपल, जो जिनको कि यूनानी भी कहते हैं, नेम्ड एरिया टू द ईस्ट ऑफ रिवर इंडस इंडिया। उसको इन्होंने, जो ग्रीक लोग थे, इन्होंने उसको इंडिया बोला, और जो यहाँ पर लोग रहते थे उनको इंडियंस बोला। ईरानियन पीपल एज हिंदुस्तान। ईरानियन पीपल ने इसको हिंदुस्तान कहा, क्योंकि वो सिंधु नदी जो होती थी उसको शय का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी बोला, और इस एरिया में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी बोला उन्होंने। इंडस इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। इंडस का ही दूसरा नाम है सिंधु, जो कि संस्कृत भाषा में। भारत, टर्म यूज्ड इन ऋग्वेदा फॉर द पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यानी उत्तर पश्चिमी भारत में जो लोग रहते थे उनको हम भारत कहते थे। ऋग्वेदा, अब हमने सुना है कि वेद 4 होते हैं, उनमें से ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद। तो वन ऑफ द 4 वेदाज है ये ऋग्वेद, ओल्डेस्ट वेदा है, और कंपोज्ड 3500 ईयर्स एगो, यानी 3500 वर्ष पहले ये कंपोज किया गया था, बनाया गया था। इट वाज कंपोज्ड इन संस्कृत, और इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई थी दैट वाज संस्कृत। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम पास्ट के बारे में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके जो रिसोर्सेज है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। वी कैन नो अबाउट आवर पास्ट बाय मैन्यूस्क्रिप्ट। जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है वो क्या होती है कि एक लिखा हुआ मटेरियल होता है, जो किसके ऊपर होता है, जैसे राइटिंग्स ऑन द पाम लीफ, जो पाम के पत्ते होते हैं उन पे लिखा होता है। ऑन द बिर्च ट्री बार्क, जो एक बिर्च ट्री होता है जो हिमालयाज में पाया जाता है। कहाँ पर? हिमालयाज। तो हिमालयाज में जो बिर्च ट्री पाया जाता है उसकी बार्क, यानी उसकी छाल पे लिखना ही मैन्यूस्क्रिप्ट है। तो पुराने ज़माने में लोगों के पास कागज़ तो होते नहीं थे, तो इसलिए वो बड़े बड़े जो पाम ट्रीज़ के लीफ होते थे उन पे लिखते थे, या फिर बिर्च ट्री की बार्क पे लिखते थे, और उनको वो स्टोर करके रखते थे एज ए रिसोर्स, जो कि हमें पुराने टाइम में या पास्ट में क्या हुआ उसकी जानकारी देते थे। तो फाउंड इन मोनेस्ट्रीज, जो बुद्धिस्ट भिक्षु जो रहते थे उनको मोनेस्ट्रीज कहते हैं, तो उनमें ये मिलती थी। वो लोग जो बुद्धिस्ट भिक्षु थे वो लिखते रहते थे, अपने धर्म के बारे में लिखते थे। टेम्पल्स में जो पंडित लोग हैं वो भी लिखते थे। सम ऑफ देम आर अवेलेबल एंड मोस्ट ऑफ देम पेरिस्ड। इनमें से क्या होता है ना कि ये पत्ते पर जो लिखे होते हैं ये ज़्यादा समय तक रह नहीं पाते थे। अगर उनको किसी दूसरे ने उसकी राइटिंग को अपनी किसी दोबारा नहीं लिखा है तो वो ख़त्म हो जाते थे। तो उनमें से कुछ ही बच्चे हैं, वो किस मतलब रूप में है, तो उसमें एपिक्स आते हैं, जो महाभारत है, रामायण है, वेदास है, पोएम्स है, रिलीजियस बुक्स है, जैसे हमारे मनुस्मृति है, रामचरितमानस है, उनमें भी ये रिलीजियस बुक्स है, ये भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। और साइंस एंड म्यूजिक, साइंस की भी कुछ बुक्स हैं और म्यूजिक की बुक्स हैं, तो इनके रूप में ये उपलब्ध हैं। रिटन इन संस्कृत एंड प्राकृत, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट से ये लिखे होते थे संस्कृत में
और प्राकृत में। प्राकृत क्या है कि संस्कृत के साथ ही एक लैंग्वेज थी प्राकृत, और ये सामान्य लोगों के द्वारा बोली जाती थी, क्योंकि जो उच्च लोग होते थे, रिच लोग होते थे, जैसे अपनी किंग्स और उनके जो मंत्री, वो लोग जो भाषा यूज में करते थे वो संस्कृत करते थे, जो पंडित होते थे। लेकिन जो साधारण गांव में रहने वाले लोग थे वो प्राकृत भाषा का यूज करते थे, तो ये प्राकृत भाषा में भी लिखे गए थे। इंस्क्रिप्शन, सो इंस्क्रिप्शन क्या होता है? राइटिंग्स ऑन द हार्ड मटेरियल लाइक स्टोन एंड मेटल। जो कुछ, जैसे बहुत सारे हमने सुना है कि कुछ ही पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे अशोकन पिलर्स है, तो ये पत्थर के ऊपर लिखा रहता है, और कई जगह पर मेटल के ऊपर लिखा रहता है। तो ये सारी चीज़ें इंस्क्रिप्शन कहलाती हैं। और मैन्यूस्क्रिप्ट जो हमने पहले पढ़ा था, ये किसके ऊपर लिखा होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो लिखा होता है वो लिखा होता है पाम ट्रीज़ पे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स पाम ट्रीज़ के लीव्स पे लिखा होता है, और अपने बीज ट्री के बार्क पे लिखा होता है। तो इसमें यही फ़र्क है कि सॉफ्ट मटेरियल पे जो लिखा होता है वो मैन्यूस्क्रिप्ट है, और जो हार्ड मटेरियल पे लिखा होता है जैसे स्टोन पे, मेटल पे, वो होता है इंस्क्रिप्शन। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। आर्कियोलॉजी में क्या होता है? थिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स यूज्ड बाय पास्ट पीपल। जो पास्ट के लोग थे उनके द्वारा कौन कौन सी चीज़ें घर में रहते थे, तो जैसे बर्तन हो गए, उनके घड़े हो गए, उनके रहने के मकान हो गए, उनके द्वारा जो सिक्के काम में लिए जाते थे वो हो गए, उनके द्वारा जो मंदिर या बनाए गए या पूजा स्थल जो बनाए गए, वो सारे के सारे उनके आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज है। लाइक हाउसेस, ऑर्नामेंट, वो जो आभूषण पहनते थे, हाउस होल्ड थिंग्स, घरेलू काम की चीज़ें, ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजी में आती है। आर्कियोलॉजिस्ट, अब आर्कियोलॉजिस्ट वो होता है जो ये जो ऊपर जो चीज़ें हमने सारी देखी हैं, जैसे स्ट्रक्चर हो गए, जैसे किले हो गए, कोई मंदिर हो गए, और उनके पास्ट पीपल के घर हो गए, आभूषण हो गए, हाउस होल्ड थिंग्स हो गए, ये सारों जिन चीज़ों, जो आदमी इन चीज़ों का अध्ययन करता है उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दो जो स्टडी ऑल दीज पास्ट ऑब्जेक्ट्स, ये जो पास्ट ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करते हैं। दे एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड आउट टूल्स। किन टूल्स को काम में लेते थे? जैसे पुराने टाइम में जो आदमी थे वो शिकार ज़्यादा करते थे, तो शिकार में किन टूल्स का यूज़ करते थे, कौन से वेपन्स काम में लेते थे, कौन से बर्तन काम में लेते थे, और पेन्स, जैसे बर्तन खाना बनाने के लिए जो बर्तन होते थे, ऑर्नामेंट, और हाँ वो जो अध्ययन करते थे वो साथ में बोन्स और बर्ड के, एनिमल और बर्ड के बोन्स का भी अध्ययन करते थे। इससे ये पता चल सके कि ये लोगों का खान पान क्या था, ये क्या खाते थे। इनको देख के हमें पता चलता है कि शाकाहारी थे या मांसाहारी थे। तो इन सब चीज़ों का जो अध्ययन करता है वो आर्कियोलॉजिस्ट है। और आर्कियोलॉजिस्ट को असिस्ट करने के लिए हिस्टोरियंस होते हैं। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हिस्टोरियंस आर स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। ये विद्वान लोग हैं जो पास्ट का अध्ययन करते हैं। हु आर डिटेक्टिव्स, तो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को डिटेक्टिव्स कहा गया। वन पास्ट और मैनी पास्ट। अब ये डाउट आता है कि पास्ट जो था वो एक है या बहुत सारे। तो दिस बुक नेम इज आवर पास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट एक नहीं, पास्ट ज़्यादा थे। पास्ट इज इन प्लूरल फॉर्म बिकॉज पास्ट ऑफ डिफरेंट पीपल वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कि एक राजा जो था उसका पास्ट जो था महलों में रहना, युद्ध में जाना, बस यही उसकी एक जीने का तरीका था। लेकिन एक उसी टाइम पे एक जो आपका क्राफ्ट्समैन है, यानी जो बढ़ई हो गया, जो लकड़ी के अपने लिए दरवाजे और ये बनाता है, कोई स्कल्पचरिस्ट हो गया जो मूर्तियाँ बनाता है, उनकी जो लाइफ थी वो राजा की लाइफ से अलग थी। उनकी लाइफ में हार्डशिप्स थे। वो जो बर्तन काम में लेते थे वो इन्फीरियर क्वालिटी के होते थे, नीची क्वालिटी के होते थे। लेकिन राजा जो बर्तन काम में लेता था, हो सकता है कि वो उस टाइम के कीमती बर्तन हो। तो इनकी लाइफ में बहुत फ़र्क था। तो इसलिए पास्ट अलग अलग लोगों का अलग अलग पास्ट था। बिकॉज द लाइफ लिव्ड बाय किंग वाज डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ ए मर्चेंट। कि
किंग की जो लाइफ थी वो मर्चेंट की लाइफ से अलग थी, और मर्चेंट की लाइफ क्राफ्ट्समैन से अलग थी, क्राफ्ट्समैन की लाइफ फिशरमैन से अलग थी। तो इनकी जो लाइफ है वो अलग अलग थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम जब पास्ट बनाएंगे, आर्कियोलॉजिस्ट इनकी लाइफ के बारे में अध्ययन करेंगे, तो इनके पास्ट अलग अलग हैं। पास्ट ऑफ किंग्स आर अवेलेबल बिकॉज दे कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज बट नॉट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। वी कैन नो अबाउट दैम बाय आर्कियोलॉजी। अब हमें राजा का तो पास्ट मिल जाएगा, क्योंकि राजा के जो विद्वान लोग उनके साथ रहते थे, हिस्टोरियंस रहते थे, इतिहासकार भी होते थे, जो राजा ने किसी युद्ध में भाग लिया तो उसके बारे में वो लिखते थे और उसको स्टोर करते थे। तो हम राजाओं के पास तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल जो सामान्य जन थे उनका पास्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उनका पास्ट जानने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो जो डिफरेंट साइट्स में पुराने गांव और ये मिलते हैं तो उनकी खुदाई करते हैं। उनमें जो उनके जो रहने के घर होते थे उनकी खुदाई में उनके बर्तन, उनके ऑर्नामेंट्स, उनके जो खाने की चीज़ें थे, उनके जैसे चावल गेहूँ ये मिलते थे, उनसे पता लगाते थे कि उनकी लाइफ कैसे होती थी। व्हाट डू डेट्स मीन, कि डेट्स जो होती है उनका मतलब क्या होता है। तो हम डेट जो जैसे लिखते हैं कि सबसे पहले डे लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। तो ये जो 2020 है ये ईयर है। ये कैसे हमें पता चलता है कि ये कितना पहले का है कितना बाद का है। तो इसका जैसे ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो जो हम जीरो, अब 2020 आया तो जीरो से शुरू हुआ होगा, तभी तो 2020 है। तो जीरो को हम जो मानते हैं वो मानते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट। वहाँ से हम शुरू करते हैं कि चीज़ कितनी पुरानी है। 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। जो अब हम ये 2020 है, जैसे 2020 है वो कितने जीरो से 2020 ईयर्स बैक हो गया ये, यानी क्राइस्ट के जन्म के 2020 वर्ष बाद की बात हम कर रहे हैं। BC, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अब जो ये जीरो हमने माना है उससे पहले जैसे नंबर लाइन होती है, तो इसमें तो हमारा जो 1 2 3 करके 2023 तक हम पहुँचे। अब जीरो से पहले जो होते हैं उनको BC बोलते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। और इसको हम उल्टे गिनती करते हैं, काउंट इन बैकवर्ड, 1 2 3। अंडरस्टैंडिंग AD BC CE BC। तो AD होता है एनो डोमिनी, आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, इसको आप कह सकते हैं। BC होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी जो हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं, जो जीरो से पहले की है उसको कहते हैं BC। CE कॉमन इरा। अब इसको AD और BC को चेंज करके CE और BCE बोलने लगे, तो CE होता है कॉमन इरा, नाउ इट इज यूज्ड फॉर AD। और BCE जो होता है बिफोर कॉमन इरा, नाउ इट इज यूज्ड एज BCE। CE BC। तो ये नंबर लाइन पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जीरो से पहले जो आते हैं उसको पहले BC बोलते थे, अब CE बोलने लगे। और जीरो के जो बैकवर्ड काउंटिंग में हम बोलते हैं कि माइनस में जो था वो अभी हम उसको BC या BC बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं कि 4000 वर्ष पहले अगर हम बोलते हैं तो वो कैसे काउंट करेंगे, 4000 ईयर्स अगो हम कैसे काउंट करेंगे। तो हम जैसे अभी 2003 चल रहा है तो 2000 ईयर्स तो हमारे यहाँ तक आएंगे, जीरो तक तो 2000 ईयर हो गए। अब फिर हम बैकवर्ड काउंटिंग में 2000 ईयर BCE या BC के काउंट करेंगे तो 2000 ईयर ये हो गए। तो दोनों मिला के जो हो गए 4000 वर्ष पहले, तो उसको हम बोलेंगे 2000 BC। 2000 BC जो होता है वो आज से 4000 वर्ष पहले का होता है। ऐसे आपको याद रखना है। डेसिफरमेंट जो होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ अ अननोन स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट होती है वो जो हमारे लिए अननोन है, जिसको हम जानते नहीं हैं, उसके लेटर्स को देख के हम उनका मीनिंग कैसे निकाल सकते हैं, उसी को डेसिफरमेंट बोलते हैं। बाय कंपेयरिंग इट विथ अ नॉन स्क्रिप्ट। जैसे कोई एक लेटर है जो हमें पता नहीं है, उसको हम कंपेयर करेंगे एक नॉन लेटर से कि तो हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। तो यही है डेसिफरमेंट ऑफ लैंग्वेज।